हेलो बालक, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर 1 एडवांस्ड कैपिटल बस्टिंग, और हमने फंडामेंटल्स को कवर किया था। फंडामेंटल्स जानना हमारे लिए जरूरी था। बेसिक्स के नाम से हमने उसको देखा था। और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज करंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बस्टिंग। जब हम करंट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि इंटरमीडिएट लेवल पे कैपिटल बस्टिंग में आप क्या पढ़ते हैं, बिकॉज कनेक्टेड है। और यही रीजन है कि मैंने आपको बेसिक्स बताया था। अब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब फिर से हम इंटरमीडिएट लेवल के कैपिटल बस्टिंग को पढ़े फिर हम एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा है, आपको ध्यान में होगा, थोड़ा बहुत पे ध्यान में होगा तो काम चलेगा। अब बिल्कुल ध्यान में नहीं है तो भी काम चलेगा ना, कोई पंगा नहीं है। बस जो बेसिक वाला मैंने बताया था उस पर कमांड होना चाहिए। सो कैपिटल बस्टिंग की अगर हम बात करें तो कैपिटल बस्टिंग में जब हम बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं उसे, तो उसमें आइडिया ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि वट एवर कैश फ्लो इज गिवन, दैट इज गिवन विद सर्टेनिटी। हमें कैश फ्लो सर्टेनिटी में पता होता है, और रिस्क का और इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उसे हम कंसीडर नहीं करते थे इनिशियल लेवल पे, इंटरमीडिएट में। यहां इस चैप्टर में, जैसा मैंने आपको पहले भी ये बात बताया था, कि हम उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि प्रोमिनेंट 3 ही चीजें हैं इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है, राइट। सो आइडिया ये है कि हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। करेंट ट्रेंड में हमें यही पढ़ना है, एंड दे आर 3 फैक्टर्स जो हम करेंट ट्रेंड्स में हाईलाइट करते हैं। करंट ट्रेंड्स में हम 3 फैक्टर्स को हाईलाइट करेंगे। दे आर 3 फैक्टर्स। वन इज योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अलावा जो टेक्नोलॉजी चेंज है, जो टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट कैपिटल बस्टिंग पे होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसी का भी इम्पैक्ट होगा। तो 3 इन्फ्लुएंसेस की हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स। In fact, there are many factors, but these 3 are the prominent factors. One is inflation, then is change in technology, and then change in government policies, right? अब यहीं से शुरू करने जा रहे हैं हमारे इस टॉपिक को, करंट ट्रेंड इन कैपिटल बस्टिंग। क्या कहेंगे हम? एक स्टेटमेंट हम मेंशन करते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एंड वी विल से दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स are influenced by various factors, right? Some important factors are, तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया? सबसे पहला हो गया इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बस्टिंग। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बस्टिंग। सेकेंड इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल बस्टिंग। And the third one is change in government policies. Change in government policies. These are the prominent factor which affects the capital busting. Inflation मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा। क्वेश्चंस जब आते हैं तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इन्फ्लेशन मेंशन होगा, आप समझ जाओगे कि इन्फ्लेशन है, और डील करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस अब आपको ये समझ के चलना है कि इन्फ्लेशन को डील करना बहुत ही ईजी है, राइट। हम पहले से ये स्टार्ट करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बस्टिंग। पहले हमने हेडिंग कर रखा था, उसी हेडिंग को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो थियरी पार्ट है, दोनों में तो कुछ खास करना नहीं है हमें। इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन जो है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, राइट। सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले से, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन
on capital bursting. And let's talk about inflation. चलो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आप जानते हो इन्फ्लेशन क्या होता है? आप जानते हो ना इन्फ्लेशन क्या होता है? बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि टाइम के आधार पे जब हम पैसे की बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने यही सीखा था कि टाइम के आधार पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का जो परचेजिंग पावर होता है वो बदलता है। कहने का मतलब, अगर मान लो हम कहते हैं क्या कि लेट्स देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेटरी एनवायरनमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 100 रुपये में जो परचेज हम आज कर सकते हैं, आज से 5 साल के बाद 100 रुपये में हम वही सामान परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सर्विसेज एंड गुड्स का जो प्राइस है दैट इंक्रीजेस। यानी कि अगर मान लो एज अ बिजनेस वी आर सेलिंग सम प्रोडक्ट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ लेट्स से ₹50, 50 रुपये के सेलिंग प्राइस पे अगर हम कुछ बेच रहे हैं, एंड लेट्स से हमने 100 यूनिट्स बेचा। कितना यूनिट बेचा? 100 यूनिट बेचा आज के डेट में, तो मेरा रेवेन्यू कितना आया? तो आप कहते सर रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड टू 50, यानी कि योर रेवेन्यू इज 5000 रुपीज। तो 5000 का मेरा रेवेन्यू आया टुडे, आज के डेट में, करेक्ट? अब हम सेकेंड ईयर की बात करें, अगर ईयर 2 की अगर हम बात करें, तो अब सवाल ये है कि क्या ईयर 2 में जो ये जो सेलिंग प्राइस था, किसी भी तरह का आइटम था, कोई भी गुड्स था जो हम बेच रहे थे मार्केट में, इसका प्राइस जो है क्या ये हम इतना ही रखने जा रहे हैं जितना ये अभी है? क्या ये 50 ही रहेगा सेकेंड ईयर में भी? आप कहते हो हाँ रहेगा। थर्ड ईयर में भी ये 50 ही रहेगा क्या? फोर्थ ईयर में भी ये 50 ही रहेगा क्या? तो आप कहते हैं नहीं, ऑब्वियसली चीजें महंगी होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो 50 रुपीज का मेरा सेलिंग प्राइस है, हो सकता है ईयर 2 में मेरा सेलिंग प्राइस कितने का हो जाए? 51 रुपीज का हो जाए। अब ये 51 रुपीज का सेलिंग प्राइस हुआ, यूनिट सेम रह गया। यूनिट कितना था मेरा? 100 यूनिट ही हमने बेचा। तो उस कंडीशन में अब हमारा रेवेन्यू कितना हो गया? तो रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 51, यानी कि 5100 रुपीज का हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। 100 रुपये से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। 100 रुपये से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। ये किस वजह से हुआ? तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। आज एक यूनिट को परचेज करने के लिए किसी को 50 रुपीज देना था, लेकिन 1 साल के बाद उसी एक यूनिट को परचेज करने के लिए उसे 51 रुपीज देना होगा, राइट? एज अ बिजनेस अगर हम देखें तो इस इन्फ्लेशन की वजह से हमारा कैश फ्लो बढ़ा है, इजंट इट? तो इन्फ्लेशन जो है वो कैश फ्लो को बढ़ा देता है, तो दैट विल इंक्रीज फॉर श्योर। मतलब अगर आप कैश फ्लो विदाउट इन्फ्लेशन देखोगे एंड कैश फ्लो विद इन्फ्लेशन देखोगे, तो आपको दिखेगा कि विद इन्फ्लेशन का कैश फ्लो जो है वो विदाउट इन्फ्लेशन के कैश फ्लो से ज्यादा होगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? सो दैट इज द आइडिया हियर। तो हम कहते हैं सर सिर्फ कैश फ्लो ही बढ़ेगा, कैश फ्लो ही रेज होगा, या फिर कॉस्ट भी बढ़ेगा? तो आंसर इज कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? कैश फ्लो और कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दोनों को रेज करता है, दोनों को इंक्रीज करता है। सो व्हेनेवर यू हैव टू take into account the inflation, then your calculation will be different, because अब यहां दो बातें हो जाती है कि हम विद इन्फ्लेशन कैश फ्लो लें या विदाउट इन्फ्लेशन कैश फ्लो लें। और जब आप कैश फ्लो की बात करते हैं तो देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड अ डिस्काउंटिंग रेट। आपने एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त देखा था इनको। सो देयर यू हैव टू सी कि हम नॉमिनल रेट पे लें डिस्काउंटिंग रेट, या हम रियल डिस्काउंटिंग रेट लें। तो ये एस्पेक्ट आपके पास आएगा। सो व्हाट इज नॉमिनल, व्हाट इज रियल, विद इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन, दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, एंड दैट कैलकुलेशन वी हैव टू लर्न हियर। बहुत सिंपल है, इसी बात को हमें समझना है, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बस्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते चलते हैं। 2-3 चीजें हैं जिस पे फोकस रखना है, जिसके आधार पे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे और जिसके आधार पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आएंगे। मार्क्स तो चाहिए, मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, करेगा ना? बिल्कुल सही। लेट्स सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अगर हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करें
अगर हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करें तो हम इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा बताओ। क्या सीखा हमने इन्फ्लेशन के बारे में? इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो परचेजिंग पावर है मनी का, दैट फॉल्स, वो क्या होता है, वो कम होता है, डिक्लाइन करता है। व्हाई दैट डिक्लाइंस? क्योंकि सर्विसेज एंड गुड्स का जो प्राइस है दैट इंक्रीजेस। तो फिर से दिमाग में रखना है कि 10 रुपए का सामान जो मैं आज परचेज कर सकता हूं, उसी सामान को आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद परचेज करने में मुझे हो सकता है 15 रुपए पे करना पड़े। दैट व्हाट द इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं इन्फ्लेशन के बारे में? एक लाइन में अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी का जो परचेजिंग पावर है दैट विल डिक्लाइन, और परचेजिंग पावर डिक्लाइन होने का मतलब है कि जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, राइट? सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। फर्दर वी कैन से इट रेजेस, इन्फ्लेशन क्या करता है? इट रेजेस द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इट रेजेस द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स। ये रेवेन्यू को भी बढ़ाता है और ये कॉस्ट को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे हमने यहां देखा था ना कि 50 रुपीज का था 51, 1 रुपए ज्यादा पे करना पड़ गया, हमारा रेवेन्यू 100 रुपए से बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा, क्योंकि बेचा तो हमने 100 यूनिट ही है, ज्यादा हमने नहीं बेचा, लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। तो इन्फ्लेशन जो है वो कैश फ्लो को बढ़ाता है, दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर रखना, और साथ ही साथ वो कॉस्ट को भी बढ़ाता है। सो रेवेन्यू बढ़ाएगा, कॉस्ट को बढ़ाएगा। अब आगे बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन की, तो उस पर असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी फिलहाल हम कहते हैं इट रेजेस द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के रेवेन्यू एंड कॉस्ट को ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, ये रेज करेगा, बढ़ाएगा इसको। थर्ड पॉइंट आ जाओ। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी, जब हम एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे, व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी, कैश फ्लोज, दोनों को ले लो, कैश फ्लोज and discounting rates, cash flow and discounting rate should be adjusted with inflation. Now आप जरा रिकॉल करो, हाउ वी कैलकुलेटेड द एनपीवी। एनपीवी हमने कैसे कैलकुलेट किया था? हमने कहा था सिंपल सा कि सर एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। वी नो दैट, दैट्स अ सिंपल ब्यूटीफुल क्यूट फॉर्मूला, क्यूट सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं। एनपीवी इज इजी, वेरी इजी, राइट? और देन आफ्टर वी सेड कि अगर हमने 0 ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से ऑफ ₹100, and let's say the project is of 3 years, so 1, 2 and 3, and in 1 year there is cash flow of let's say ₹50, in second year there is a cash flow of ₹80, and in third year there is a cash flow of let's say 50, correct? And the salvage value here let's say is equal to 0, there is no salvage value at all, and we had to calculate the NPV, and let's say we have some discounting rate, तो हमने किसी तरह का discounting rate R ले लिया, तो उस particular discounting rate पे we discounted the future flow into the present value. So we applied the formula, we divided the cash flow with 1 plus R to the power n, and इन सब का क्या आया? मेरा present value आया। So present value of cash flow 1, present value of cash flow 2, present value of cash flow 3, इसका हमने टोटल कर दिया तो हमें मिल गया present value of cash inflow, and this 100 is basically present value of cash outflow, and then we concluded the NPV, and we said that PVCI minus PVCO is my NPV. This is how we calculated. अब ये तो बड़ा सिंपल है, हम कहते हैं इट्स ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस,
ये तो आपका क्लियर है। बट व्हाट इफ देयर इज इन्फ्लेशन? अब अगर मैं कहता हूं कि देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 10%, अब अगर मैं इसके अंदर 10% का इन्फ्लेशन लाता हूं, तो व्हाट वी हैव लर्नड हियर दैट द इन्फ्लेशन विल इंपैक्ट द कैश फ्लो and inflation will impact the discounting rate. So if you have to consider the inflation, in that case your cash flow and discounting rate need to be adjusted with inflation. So when we see the cash flow and discounting rate as it is without inflation, that is called as real, in real terms. Just we say that discounting rate in real terms, cash flow in real terms. So when you say cash flow in real terms, it means it is not adjusted with inflation. Inflation का treatment नहीं हुआ है. And when we treat the real cash flow with inflation, then we get the nominal cash flow. That's the difference between real and nominal. So real का मतलब हमने क्या कहा without adjustment, and nominal का हमने क्या कहा with adjustment. So अब ये जो है हमारा ये क्या है, ये real cash flow है, और हमें real cash flow के आधार पे हमें NPV यहाँ calculate कर रहे हैं. But if there is inflation and that is mentioned in question, you have to treat the inflation. And to treat the inflation, you will have to raise your cash flow. Now 10% से आपका cash flow बढ़ेगा ना, because आपका पहले ईयर का कैश फ्लो आपका 50 था, तो 50 था, 10% का इन्फ्लेशन हुआ, तो 50 का 10% कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपका। दूसरे ईयर आपका 80 है, कैश फ्लो आपका बढ़ेगा, यहां से भी बढ़ेगा, और ये 50 का भी कैश फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो इन्फ्लेशन रेजेस द कैश फ्लो। सो व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी, वी हैव टू एडजस्ट आवर कैश फ्लो विद इन्फ्लेशन, ओनली देन एनपीवी विल बी कैलकुलेटेड, नॉट ओनली द कैश फ्लो। ऐसा नहीं कर सकते that we have a nominal cash flow. Nominal cash flow means cash flow adjusted with inflation, and we are discounting that cash flow with real discounting rate. That is not possible. If the cash flow is nominal, then the discounting rate need to be nominal. Cash flow nominal है तो discounting rate को भी nominal रखना होगा। यानी कि दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से सीखनी है यहाँ, that how to convert a real cash flow into nominal cash flow and a real discounting rate into nominal discounting rate. That's what you have to understand. सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये, बट आपको खुद दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इन्फ्लेशन रेट के बारे में तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हम बिजनेस न्यूज चैनल भी देखते हैं, नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो, अब आप फाइनल में हो। वहां हम सुनते हैं कि इन्फ्लेशन रेट तो बदलता भी है। मान लो अभी इस साल इन्फ्लेशन रेट लेट से 10% का है, अगले साल 8% का हो गया, उसके अगले साल 12% का हो गया, तो क्या मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स भी हो सकते हैं? तो जवाब है इसका हाँ। जब हम इन्फ्लेशन रेट को ट्रीट करेंगे तो यू विल सी दैट दो सिचुएशन लेंगे, वेदर इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ईयर्स और व्हेन द इन्फ्लेशन रेट चेंजेस विद ईयर्स। हर एक साल का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट को भी लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और है बहुत आसान, है ना, सिस्टमेटिक वे में दिमाग में सेट करें। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो वी से दैट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, and why so? Because the price of goods and services increases, correct? Inflation will raise the revenue as well as the cost. Cost को भी बढ़ाएगा, revenue को भी बढ़ाएगा. Inflation has no impact on depreciation. Now, why inflation has no impact on depreciation? Let's talk about it here. तो आप क्या कहते हैं सर, depreciation क्या है? So we bought an asset. हमने asset को खरीदा at a point of time and we paid the amount, correct? And now we are charging depreciation on that asset, on that amount. तो अगर अब मैं depreciation चार्ज कर रहा हूं, so that is kind of non-cash expense. So we are not paying money. There is actual money का movement वो है ही नहीं. That's just that we are recording in books. That's all. So what we are doing exactly? We are recording in books. That's it. कोई actual amount flow कर रहा है क्या? Move कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. So that's a non-cash expense. And जब non-cash expense है वो, कैश है ही नहीं, तो उस पर इन्फ्लेशन का क्या असर होगा? That is the reason we say that कि depreciation charges जो हैं तो उसको हम यहाँ अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होगा। अभी मैं कैलकुलेशन में आपको शो करूंगा। So this is it. So while calculating NPV, cash flow and discounting rate should be adjusted with inflation. This what we have to keep in mind. इसको हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करके चलना है। Means the net revenue after adjustment, the net revenue after adjustment for inflation will be equal to
will be equal to revenue in current terms. नेट कर दो, net revenues in current terms, right? So when the net revenue we get after adjustment of inflation will be equal to net revenue in current term. अगर inflation को adjust कर देते हैं, that will be equal to net revenue in current terms. This is what the fundamentals here, right? चलो हम इसको देखते हैं और we will see that how it works. एक नोट सेक्शन बनाओ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, है ना, ये काम किस तरह से करता है. एक नोट सेक्शन बनाइए एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. नाउ सी दिस, एक एग्जांपल ले लो. व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज रियल वर्सेस नॉमिनल. ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लेना. कभी कभी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वैसे इसमें कंफ्यूज करने लायक कुछ है नहीं. कभी कभी हो भी जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है तो कोई बात नहीं. रियल का मतलब हमने क्या कहा कि रियल का मतलब हुआ सर एक्चुअल जो है. तो हमने कहा पहले साल का कैश फ्लो 50,000 का है, दूसरे साल का 60,000 का है, तीसरे साल का 70,000 का है, चौथे साल का 80,000 का है. तो ये है, दिस इज रियल कैश फ्लो. जो एक्चुअली है दैट इज रियल कैश फ्लो. दैट इज व्हाई टर्म रियल इज यूज्ड. तो रियल का मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या हुआ, विद इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन? तो आप क्या बोलोगे, विदाउट इन्फ्लेशन. रियल का मतलब हुआ इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड, दैट इज नॉट फैक्टर्ड इन, एंड व्हेन द इन्फ्लेशन इज नॉट फैक्टर्ड इन, योर कैश फ्लो इज अ रियल कैश फ्लो. सो आप क्या कहते हैं, रियल सिंपली मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन. विदाउट इन्फ्लेशन, रियल का मतलब क्या हो गया, विदाउट इन्फ्लेशन हो गया. When we talk of the nominal, it means now you have adjusted the inflation as well. You factored in the inflation. You talked about the inflation, you treated the inflation. So इसका मतलब क्या हो गया, with inflation. With inflation. Nominal का मतलब हो गया inflation is adjusted. Real का मतलब हो गया inflation is not adjusted here. So इसी को हम कहते हैं real terms and nominal terms. इसको ध्यान में रखने का है हमारे को. अब जरा assume करो, मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स. इसका अगर मैं कैश फ्लो देखूं तो हमने क्या कहा कि इन्फ्लेशन इंपैक्ट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट. एंड हाउ इट इंपैक्ट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, तो रेवेन्यू विल इंक्रीज. इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रेवेन्यू, रेजेस द रेवेन्यू, है ना. इन्फ्लेशन रेवेन्यू को रेज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का इसमें. रेवेन्यू को रेज करता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज परचेजिंग पावर डिक्लाइंस, है ना. तो हम कहते हैं पैसे का पावर, जो कहते हैं ऐसे सोचो आप कि $1 है और $1 के अगेंस्ट कितने रुपए आपके पास रखने होंगे आपको, है ना. सो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. रेज करने का मतलब है वो रेज जरूर हो रहा है, बट जो परचेजिंग पावर है वो भी तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. सो प्रोजेक्ट एक्स का हम देखते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड लेट्स सी that how inflation impacts the revenue and costs. रेवेन्यू को और कॉस्ट को इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करता है, और जो हमने कहा क्या हमें वो एविडेंट होता है या नहीं होता है. अब जरा सोचो, एज्यूम करो कि प्रोजेक्ट एक्स का जो रियल कैश फ्लो है, रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स का मतलब क्या हो गया, विदाउट इन्फ्लेशन. रियल टर्म्स का मतलब हो गया कि अभी हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया है. तो रियल टर्म्स में जो है, सो लेट्स से रेवेन्यू एंड वी हैव ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, 3 साल के लिए ले लो. तो जो मान लीजिए रेवेन्यू है हमारा, वो हर एक साल में 60,000 का, लेट्स से वी हैव द रेवेन्यू. कितने का रेवेन्यू हो गया हमारे पास, 60,000 का रेवेन्यू हो गया ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में. वी हैव रेवेन्यू ऑफ 60,000 एंड लेट्स से वी हैव द कॉस्ट्स. वी हैव कॉस्ट्स ऑफ ₹20,000. 20,000 का क्या हो गया हमारा, कॉस्ट हो गया. तो 60,000 का रेवेन्यू हो गया, 20,000 का कॉस्ट हो गया. नाउ दिस इज माय रियल रेवेन्यू एंड कॉस्ट. सो दिस इज माय रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन रियल टर्म. अब अगर इसमें हम एक कंडीशन डालें, वी आर ट्राइंग टू सी द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इसमें हम अगर मान लो, अगर हम कहते हैं कि नाउ
द इन्फ्लेशन इज एट द रेट 10%. नाउ इन्फ्लेशन कितने पे ला रहे हैं हम? इन्फ्लेशन क्या रेट है हमारा? इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट इज 10%. 10% का इन्फ्लेशन रेट है. तो अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट है तो हाउ थिंग्स विल चेंज. और जैसे ही हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया तो आपने क्या सीखा था? आपने कहा फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन कन्वर्ट real to nominal. That is the idea. So whatever revenue and cost we are going to see, वो किस टर्म में हमें दिखेगा? नॉमिनल टर्म में, क्योंकि हम किसको एडजस्ट करने जा रहे हैं? इन्फ्लेशन को. कितने परसेंट का? 10% का. और क्या बढ़ना चाहिए भाई? आप कहते हो सर आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट भी रेज होगा, दोनों रेज होना चाहिए. सो जरा देखो 10% पे है, सो वी हैव द रेवेन्यू ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. सो ये 3 साल हो गए, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. नाउ टेल मी वन थिंग, कितने परसेंट का इन्फ्लेशन है? आप कहते हैं सर आपका 10% का इन्फ्लेशन है. कितने परसेंट का इन्फ्लेशन है? आपको 10% का इन्फ्लेशन है. 10% का इन्फ्लेशन है. चलो ऐसे ही हो जाएगा. ईयर 1 में देखो कितना है? 60,000. तो 60,000 का अगर मेरा रेवेन्यू था और 10% का इन्फ्लेशन है तो 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000. 6,000 प्लस 60,000. 60,000 का तो था ही, और 6,000 से क्या हुआ है? इन्फ्लेट हो गया है. 6,000 से क्या हुआ? इन्फ्लेट हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कितना है? 10% का है. इसका मतलब नाउ द रेवेन्यू विल बी 66,000. बताओ, डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट? ठीक है. अब जो रेवेन्यू है मेरा वो 66,000 का है. नाउ इन ईयर 2 अगेन इन्फ्लेशन आपका 10% का है, तो 66,000 का 10% कितना हो गया? 6,600. और 66,000 प्लस 6,600 तो ये हो जाएगा आपका 72,600. होगा ना? 72,600. ये हो गया ईयर 2 का. यस और नो? और 72,600 का 10% ले लो, प्लस 72,600, 79,860. थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? 79,860. नाउ सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? जब हमने शुरू में रेवेन्यू को लिया था दैट वाज 60,000. तीनों साल का 60, 60 एंड 60. करेक्ट. बट वंस वी कंसीडर द इन्फ्लेशन ऑफ 10%, और जैसे ही हमने इन्फ्लेशन 10% को कंसीडर किया, आर रेवेन्यू चेंजेस. और रेवेन्यू क्या हो रहा है? रेवेन्यू इज राइजिंग. एंड दैट व्हाट वी सेड, इन्फ्लेशन रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों को क्या करता है? रेज करता है. एज सिंपल एज इट इज. सो नाउ इन ईयर 1 इट वाज 60,000. आफ्टर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन इट इज 66,000. लाइकवाइज ईयर 2 में यहां 60 ही था, लेकिन ये 66,000 है. इसका 10% इन्फ्लेट करो, 72,600 हो जाएगा. इसका 10% इन्फ्लेट करो, 79,860 हो जाएगा. सो इट इज व्हाट? इट इज इंक्रीजिंग. सेम विल हैपन इन द केस ऑफ कॉस्ट्स. अगर हम कॉस्ट्स को ले लें तो ईयर 1 में कितना था? 20,000. नाउ दिस विल बी इन्फ्लेटेड बाय 10%. तो 20,000 10% कितना हो गया? सीधा सीधा 2,000 आएगा. 2,000 आएगा तो क्या हो गया? ये ₹22,000. ₹22,000. ठीक है. 22,000 का 10% ले लो, 2,200. 24,200. ये कितना हो गया? 24,200. और इसका 10% ले लो, now this goes to 26,620. 26,620 रुपीज. सो क्या देखने को मिल रहा है हमें यहां से? बहुत क्लियर है ना? यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां से हमें बहुत क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो दोनों को रेज कर रहा है. दैट्स रेजिंग revenue as well as the costs. So cost is also increasing, revenue is also increasing. So this is in nominal terms. This is in nominal terms. Nominal terms का मतलब हमने क्या कहा? With inflation. When inflation is adjusted, that will be said as nominal. When it is not adjusted, that is real.
तो सेम कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल कैन बी अप्लाइड इन द केस ऑफ कैश फ्लो एज वेल एज द डिस्काउंटिंग रेट। तो डिस्काउंटिंग रेट में भी व्हेन इट इज विद इन्फ्लेशन तो फिर वो नॉमिनल हो जाएगा, विदाउट इन्फ्लेशन फिर वो रियल हो जाएगा। सो इस तरह से अगर हम इसका एक यूनिफॉर्म लेट्स से एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करें, सो हाउ इट विल हैपन, हाउ वी गॉट 66,000, 66,000 हमें कैसे मिला? तो हमने कहा जो रियल कैश फ्लो था मेरा दैट वाज 60,000। अब जरा इसको देखो, जो मेरा रियल कैश फ्लो था दैट वाज 60,000। हमने क्या किया, रियल कैश फ्लो प्लस रियल कैश फ्लो पे कितना लगाया, इन्फ्लेशन रेट लगा दिया। रियल कैश फ्लो प्लस रियल कैश फ्लो पे इन्फ्लेशन रेट लगाया। इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें हमारा नॉमिनल सॉरी कैश फ्लो नहीं मतलब जो भी रियल अमाउंट था, इससे हमें क्या मिल गया, हमारा नॉमिनल मिल गया। इज नॉट द कैश फ्लो फाइनली। सो हमें क्या मिल गया, नॉमिनल मिल गया। तो अगर हम इसी आधार पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, मैं कंप्लीट आपको ये एग्जांपल मैं आगे कराऊंगा। कैश फ्लो के टर्म में अगर हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बताओ, आप क्या बोलोगे कि नॉमिनल कैश फ्लो जो होगा, नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट होगा ना। ये जनरल फॉर्मूला है। तो रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। सो दिस इज द आइडिया हियर एंड दैट व्हाट वी हैव सेड इन आवर in our introductory statement। क्या कहा था हमने अपने introductory statement में, हमने सीधा सीधा ये कहा that it raises the revenue and the costs। now we will talk about the conversion। कि conversion मतलब ये है कि कैश फ्लो को, रियल कैश फ्लो को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करें और रियल डिस्काउंटिंग रेट को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करें। दो चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लो, गेम ओवर। उसके बाद कुछ इसमें बचेगा ही नहीं करने को। फंडामेंटल्स आई होप अभी तक आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। सो कन्वर्जन ऑफ रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। नाउ टेल मी, रियल नॉमिनल में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं नॉमिनल का मतलब हुआ एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, रियल का मतलब हुआ विदाउट इन्फ्लेशन, करेक्ट। तो वी हैव टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। ये हमारा हेडिंग होगा, ठीक है। ओके, नाउ सी दिस, अगर कैश फ्लो इज गिवन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो, वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। We will be using the inflation rate and we can easily convert the real into nominal, है ना। So क्या हुआ इसका मतलब, let's start with कि whenever you have to convert real cash flow into nominal cash flow, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, in that case you may face two situations। आप दो situations को face कर सकते। एक होता है कि जब हमें रियल टू नॉमिनल में कन्वर्ट करना हो, तो मान लो 4 साल का लाइफ है प्रोजेक्ट का, तो 4 साल का इन्फ्लेशन रेट सेम हो, दैट्स अ वन वे। अनदर सिचुएशन में भी और अनदर सिनेरियो में भी व्हेन द रेट चेंजेस एवरी ईयर, इन्फ्लेशन रेट बदल रहा हो, तो ये दो सिनेरियो आपके पास हो सकता है इन्फ्लेशन रेट को लेके। तो हम दोनों सिनेरियो को लेके साथ में चलेंगे। तो हम क्या कहते हैं, देयर मे बी टू सिचुएशंस, देयर मे बी टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस हो सकती हैं जो हमें देखने को मिले। कौन कौन सा? पहला, इन्फ्लेशन रेट remains same in all years। जो भी प्रोजेक्ट का लाइफ है, हर एक साल इन्फ्लेशन रेट क्या रह जाए, सेम रह जाए। दैट मे बी द फर्स्ट सिचुएशन। और द सेकेंड सिचुएशन में भी जब इन्फ्लेशन रेट क्या हो, चेंज हो जाए।
inflation rate is different for all years. सभी साल का इन्फ्लेशन रेट क्या हो, अलग अलग. So there are two possibilities, और इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज पे आपको देखना होगा इन दो पॉसिबिलिटीज को while converting रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो. तो पहला सिचुएशन ले लेते हैं पहले, ठीक है. इन्फ्लेशन रेट सेम फॉर ऑल ईयर्स, सेम फॉर ऑल ईयर्स. सभी साल के लिए इन्फ्लेशन रेट क्या है, सेम है. इन्फ्लेशन रेट इज सेम फॉर ऑल ईयर्स. नाउ व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज सेम फॉर ऑल ईयर्स, तो उस सिचुएशन में तो कैलकुलेशन बहुत इजी होगा. वी नो दैट कि हम जो रियल कैश फ्लो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n. सो व्हाई वी हैव टू ब्रिंग इन टू द पावर n. यहां जनरल फॉर्मूला में हमने उसको नहीं लिया था. एक साल की मान लो हमने फॉर्मूला बनाया था तो हमें उसकी जरूरत नहीं थी. सो रियल कैश फ्लो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n, तो टाइम पीरियड तो आएगा ही ना. So nominal cash flow for t, real cash flow per t 1 plus to the power rate power t, ये चला जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला. तो when inflation rate is constant is same for all years, तब तो बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन, isn't it? होगा ना सिंपल कैलकुलेशन. कैसे सिंपल कैलकुलेशन होगा, तो टेक अप एन एग्जाम्पल और देखो अपने आप आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है. सो रियल कैश फ्लो is given as follows. मान लो हम एक रियल कैश फ्लो लेते हैं given as follows. करेक्ट, रियल कैश फ्लो ले लेते हैं given as follows. So we have year and we have cash flow. करेक्ट, year 1, 2, 3, 4, 4 साल ले लो मान लो, और कैश फ्लो ले लो आप 100 रुपीज यहां ले लो, रुपीज 100, इसको 200 कर दो, इसको 300 कर दो, इसको 400 कर दो, ठीक है. एक साल और ले लो, 5 कर दो तो इसको 500 कर दो. सो एन क्या हो गया मेरा, ईयर क्या हो गया 5, और 5 साल का हमारे पास कैश फ्लो आ गया. नाउ दिस इज रियल कैश फ्लो. व्हाट वी हैव टू डू हियर इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट द रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो. सो हमें करना क्या है, कन्वर्ट इट इनटू नॉमिनल कैश फ्लो. नॉमिनल कैश फ्लो, करेक्ट. सो नॉमिनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बताओ. अब आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि आप पूछते हो कि सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा सर इन्फ्लेशन रेट क्या है. तो मैंने आपसे कहा कि इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 10%. अब 10% का इन्फ्लेशन रेट है एंड दैट इन्फ्लेशन रेट इज सेम फॉर ऑल ईयर. सिंगल रेट मैंने आपको दिया है, हर एक साल का अलग अलग रेट मैंने आपको नहीं दिया. मैंने आपको एक सिंगल रेट दिया है 10% का, और मैं कहता हूं ये 10% फॉर एवरी ईयर. तो अगर ये 10% का इन्फ्लेशन रेट है और पहले साल का कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो मेरा कितना है, 100 रुपीज का है, तो पहले साल का रियल कैश फ्लो 100 को अगर मैं नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करूंगा तो हाउ इट विल बी डन. तो आप कहते हैं सर पहले तो आपका 100 आएगा ही आएगा मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस आर, सॉरी इन्फ्लेशन रेट. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट हियर, 10% मींस 0.10 टू द पावर 1. लिखे ना लिखे बात बराबर है. लेकिन जब मैं दूसरे साल पे जाता हूं 200 पे, और 200 को मैं जब नॉमिनल में कन्वर्ट करूंगा, हाउ इट विल बी डन. सो आप इस कंडीशन में कहोगे सर दैट विल बी 200 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2. यस और नो, यस, क्योंकि तो सेकेंड ईयर में चला गया. थर्ड ईयर में गए, सो 300 हमारे पास, 300 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3. लाइकवाइज 400 में क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 4, और 5 में हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 5. Now in this way we can convert the real cash flow into nominal cash flow when there is single inflation rate. Inflation rate is same for all years. अगर inflation rate सभी साल के लिए सेम रह गया तो उस कंडीशन में इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. So what is the formula? What is the formula? हम कहते हैं वही सर जो अभी हमने नोट सेक्शन में सीखा था. फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनेगा. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा नॉमिनल कैश फ्लो फॉर टी इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो जो है मेरा, रियल कैश फ्लो टी मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस
inflation rate 1 plus inflation rate to the power t. This is my formula to convert real into what? Nominal. So in this way we can convert real cash flow into nominal cash flow. You know, as far as cash flow is concerned और and single inflation rate is concerned. ये तो पहला हमारा सिनेरियो हो गया. In second scenario, we will have different inflation rate for different years. हर एक साल के लिए हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? अलग अलग होगा. तो जब हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होगा, उस कंडीशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बी पार्ट पे. ये आप कैलकुलेशन करके खुद से लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो. चलते हैं सेकेंड सिनेरियो पे. इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट फॉर ईयर्स, फॉर ऑल ईयर्स. हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट यहां क्या है? डिफरेंट है. और जब हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होगा तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? लेट्स सी दिस. सो इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ऑल ईयर्स, करेक्ट? टेक अप एन एग्जांपल. एक एग्जांपल क्रिएट करो. सो वी हैव here we have real cash flow and we have inflation rate. ठीक है. अब इन्फ्लेशन रेट का कॉलम हम क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में इन्फ्लेशन रेट हमारा हर एक साल बदलेगा. सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. रियल कैश फ्लो कितना था हमारा? ₹200, ₹300, ₹400, ₹500, ₹600, है ना? ठीक है. इसमें हमने 100 से शुरू किया था, इसलिए 500 था. इसे 200 से क्या फर्क पड़ता है इससे? नाउ टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन रेट. अब मान लो जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहले ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 14% है, दूसरे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 12% है, तीसरे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 10% है, चौथे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 8% है, एंड फिफ्थ ईयर का लेट्स से 6% है. दो से घटा रहे हैं, 6% है. अब इसी पैटर्न में ये डिक्रीज या इंक्रीज होगा ऐसा कुछ मत सोच लेना, कुछ भी हो सकता है ना. हमने अलग अलग साल के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन रेट ले लिया. नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स. ऐसे सिचुएशन में अगर इस कैश फ्लो को मुझे नॉमिनल में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ये तो मेरा रियल कैश फ्लो एंड वी हैव इन्फ्लेशन रेट एज वेल, तो अगर मैं इसे नॉमिनल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं? जरा सोचो आप. कन्वर्ट इनटू नॉमिनल कैश फ्लो. So how can we convert this into nominal cash flow when the inflation rate is different for different years? So it is going to be very easy and very easy at the same time. मतलब थोड़ा ट्रिकी है, एक बार दिमाग में सेट कर लो, it will become very easy for you. Talk about the year 1. So year 1 की अगर मैं बात करूं तो मेरा रियल कैश फ्लो 200 रुपीज का था and the inflation rate is of 14%. So in this case, जो मेरा nominal cash flow होगा, that's a very simple to calculate. We will say that the nominal cash flow for year 1 will be equal to 200 multiplied to 1 plus 0.14 to the power 1. कोई मतलब है नहीं उसका, ये तो सिंपल से निकल जाएगा. यानी कि अगर मैं यहां कहूं आपसे कि nominal cash flow for year 1 is equal to, what will happen? It will be 200 multiplied to 1 plus 0.14 और जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या दे देगा? नॉमिनल कैश फ्लो दे देगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? अब अगर हम सेकेंड वन की बात करें और सेकेंड वन जो सेकेंड ईयर है हमारा, ईयर 2 है, ईयर 2 का जब हम नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो पहले ईयर का जो है वो है 14%, है ना? पहले ईयर का 14% है और दूसरी ईयर का 12%. जब मेरा कॉमन रहता था इन्फ्लेशन रेट तो हम क्या कर रहे थे? 1 प्लस 0.10 को हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. मतलब पहले साल 10% का और फिर उसके बाद 10% का, पहले साल 10% का फिर उसके बाद 10% का, तो हमने दो का इफेक्ट हमने शो कर दिया. बट यहां हम कैसे करेंगे? जब इन्फ्लेशन रेट क्या हो? अलग अलग हो.
इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर 14% से इन्फ्लेशन है, जबकि सेकेंड ईयर 12% से इन्फ्लेशन है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? तो आप बोलोगे सर दोनों इन्फ्लेशन रेट को आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल हैव 300 मल्टीप्लाइड टू पहले साल का इन्फ्लेशन रेट ले आते हैं 1 + 0.14 हो गया, मल्टीप्लाइड टू उसके बाद कितना है हमारा, तो 1 + 0.12 ये हमें क्या दे देगा, ये हमें नॉमिनल कैश फ्लो दे देगा सेकेंड ईयर। लाइकवाइज जब मैं तीसरे साल पे जाता हूं, थर्ड ईयर पे, सो थर्ड ईयर पे जाता हूं, इसका मतलब पहले साल 14% का, दूसरे साल 12% का, तीसरे साल 10% का। जब ये कॉमन होता था तब हम पावर 3 कर देते थे, बट ये अब सेम तो है नहीं, ये अलग अलग रेट्स हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? तो आपने कहा सर 400 लेके आएंगे, 400 मल्टीप्लाइड टू पहले साल का 1 + 0.14 मल्टीप्लाइड टू दूसरे साल का 1 + 0.12 मल्टीप्लाइड टू तीसरे साल का 1 + 0.10 लाइकवाइज अगर फोर्थ ईयर का मैं नॉमिनल कैश फ्लो पे जाता हूं, तो अब बता दो फॉर्मूला, आप बताते चलो क्या क्या कहा, क्या कहा आपने, 500 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.14 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.12 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.10 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.08। और फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा और लंबा लिखना होगा आपको, 600 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.14 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.12 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.10 मल्टीप्लाइड टू 1 + 0.08 multiplied to 1 + 0.06. Now, in this way, we can find the nominal cash flow when the inflation rates are what? Different. इनको solve करो, जो value आएगा वही value आपका किसका हो जाएगा? Cash flow का हो जाएगा. Correct? So, in this way, we can convert when the inflation rates are what? Different for different years. So, अगर एक common formula बनाना चाहें तो क्या बनेगा बताओ, क्या बोलोगे आप? नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 + इन्फ्लेशन रेट, 1 + इन्फ्लेशन रेट टू द पावर 1 होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। लाइकवाइज वी कैन गो फॉर द सेकेंड ईयर। सो नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर 2 इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर ईयर 2 मल्टीप्लाइड टू 1 + इन्फ्लेशन रेट ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 + इन्फ्लेशन रेट ईयर 2 होगा ना। लाइकवाइज एक कॉमन फॉर्मूला अगर बनाते हैं, दैट इज नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर n इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर n मल्टीप्लाइड टू 1 + इन्फ्लेशन रेट ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 + इन्फ्लेशन रेट year 2 and so on multiplied to 1 + inflation rate for year n, है ना। यहाँ n लिया तो यहाँ क्या कर दिया, n कर दिया। So this will be our uniform formula when the inflation rates are what? Different. As simple as it is. तो ये दो सिनेरियो, दो सिचुएशन आपका क्रिएट हो सकता है when the inflation rate is same for every year and when there is different inflation rate for different year. अगर सेम है तब तो सिंपल है हमारा, 1 + इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे कैश फ्लो से। व्हेन इट इज डिफरेंट, इन दैट केस वी हैव टू सी कि हम हर एक साल का ट्रीटमेंट अपना करते हुए चलें और अकॉर्डिंगली हमारा नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट होके आता जाएगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है सिंपल सेम है या हर एक साल बदल रहा है। हर एक साल बदलेगा जब, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि कोई एरर ना आए, है ना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। तो दिस इज योर कन्वर्टिंग कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का कन्वर्जन देखा आपने। नाउ वी विल सी द कन्वर्जन ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। तो ऑटोमेटिकली आप
सारी चीजें आपको पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ वी विल गो टू डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या करना है हमें? कन्वर्टिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट into nominal discounting rate, converting real discounting rate into nominal discounting rate। जब हम रियल डिस्काउंटिंग रेट को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम काम किस तरह से कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल सा डिडक्शन है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो रियल डिस्काउंट रेट अगर मैं देखूं, रियल डिस्काउंट रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, ठीक है। सो दिस इज आवर रियल डिस्काउंट रेट। अगर हमें नॉमिनल यहां से फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं हम? इसको इस तरफ लेके चले जाएं, तो ऐसे करते हैं, माइनस को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो क्या हो गया? 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट को ऊपर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट। हो गया ना? और क्या करते हैं, नॉमिनल डिस्काउंट रेट अगर देखना हो तो 1 इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला? नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस, ये प्लस था, इधर जाएगा माइनस होगा, -1। ये प्लस में था ना, इधर जाएगा माइनस होगा, -1। तो ये आपका नॉमिनल डिस्काउंट रेट का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, है ना। डेरिवेशन क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा डेरिवेशन किस तरह से हो रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डिस्काउंट रेट एज फार डिस्काउंट रेट इज कंसर्न। बस अब हमें ध्यान में बस ये रखना है कि इफ द कैश फ्लो इज रियल देन द डिस्काउंट रेट वी विल बी यूजिंग शुड बी रियल, और अगर कैश फ्लो नॉमिनल है तो डिस्काउंट रेट शुड बी नॉमिनल। तो नॉमिनल कैश फ्लो के साथ नॉमिनल डिस्काउंट रेट एंड रियल कैश फ्लो के साथ रियल डिस्काउंट रेट, बस इसको दिमाग में रखना है। इसको अगर हम लिख ही डालें, एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, रियल कैश फ्लो अगर है तो रियल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, और अगर नॉमिनल कैश फ्लो है तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। नाउ सी दिस, नाउ यू आर डन विद द इन्फ्लेशन, एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, नाउ यू आर डन विद द इन्फ्लेशन, है ना। अब इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन क्लोज करो, सेक्शन क्लोज करो और लेट्स मूव अहेड, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टॉर्शन आ रहा है कैश फ्लो में, ये जो डिस्टॉर्शन आएगा एनपीवी में, अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है, और इसके दो मुख्य कारण हैं, राइट। इन्फ्लेशन causes distortion due to following considerations. Due to following considerations. Inflation causes distortion due to following consideration. Now, अभी तक आप you are done with inflation. What is inflation? What is the relevance of inflation? You are done with how to convert cash flow and you are done with how to convert discounting rate. ठीक है, fundamentals आपके clear है. So now we will move towards inflation causes distortion due to following consideration. कौन से ऐसे consideration है जिसकी वजह से distortion आपको दिखता है? तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है depreciation charges को.
सो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन चार्जेस जो है इसको हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाई वी आर सेइंग दैट, हमने पहले भी इसकी बात करी थी कि हमने कोई एसेट खरीदा और उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा था वो तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बुक ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ कोई ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यहाँ कोई कैश मूव नहीं कर रहा है, तो दैट वॉन्ट बी अफेक्टेड बाई योर inflation. And if that won't be affected by inflation, then the tax जो है associated, वो उसका inflation के साथ parity नहीं होता, inflation बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So depreciation charges are based on historical cost, So tax benefit from depreciation charges won't be affected by inflation. So this is the first thing you have to keep in mind. मैंने पहले भी कहा था आपको, depreciation inflation से affect नहीं होता, revenue होता है, cost होता है, depreciation नहीं होगा। क्यों? क्योंकि depreciation क्या है? Non-cash expense. Depreciation is a non-cash expense, and that is the reason it won't get affected by the inflation. एक नोट सेक्शन लगाओ और जरा इसको समझो। देखिए, अगर हम एनुअल कैश फ्लो देखें, एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो टेल मी हाउ वी सी इट। तो हमने कहा सर वी हैव द रेवेन्यू, देन वी हैव द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, right? Then we have the depreciation. So revenue minus cost minus depreciation, and after tax करने के लिए we have to multiply it with 1 minus t. और फिर हमने क्या बात करी थी, याद करो, आपको मैंने बेसिक्स में बताया था that we have to add back the depreciation. The depreciation need to be added back. So अगर after tax cash flow देखा जाए तो after tax cash flow का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? This will be like R minus C minus D into 1 minus T प्लस डी होगा ये फॉर्मूला, R माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी, वेर आर, यहां R क्या है, वेर R इज इक्वल टू रेवेन्यू, R क्या है, रेवेन्यू है, C क्या है, C इज कॉस्ट लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, D क्या है मेरा, D इज डेप्रिसिएशन चार्जेस, एंड व्हाट इज T इज टैक्स रेट। ये हमारा कैश फ्लो देगा। इसी को अगर हम देखें दूसरे शब्दों में, और इसको हम किस तरह से और देख सकते हैं, जरा देखो, वी कैन राइट इट लाइक R माइनस सी 1 माइनस टी प्लस डी टी, यस और नो, लिखा जा सकता है इस तरह से, R माइनस सी 1 माइनस टी प्लस डी टी। ठीक है, नाउ सी दिस, व्हाट हैपेंस कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो इन्फ्लेशन इंपैक्ट्स द रेवेन्यू, और रेवेन्यू और इन्फ्लेशन में पैरिटी है। पैरिटी मींस सिंपली मींस कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें भी रेज देखने को मिलेगा। एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न, कॉस्ट हैज आल्सो पैरिटी विद इन्फ्लेशन, सो व्हेन इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीजिंग द कॉस्ट विल आल्सो बी इंक्रीजिंग, एंड वी हैव सीन द एविडेंस अर्लियर, वो हम देख चुके हैं। सो इन दोनों पे वी विल सी द इंपैक्ट, इस पे हमें इंपैक्ट दिखेगा इन्फ्लेशन पे। तो यू विल सी दैट जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो का आपका इक्वेशन बन रहा है, उसके इस पार्ट पे R माइनस सी 1 माइनस टी पे यू विल सी दैट इट इज अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन, बट एज फार एज DT is concerned, so this is tax on depreciation, that amount is concerned, it is independent of inflation, it does not depends on inflation। क्या बोलेंगे? It does not depends on inflation, ये inflation पे depend नहीं करेगा, और that is why we say depreciation charges need to be ignored because that is based on historical costs and hence that won't be affected by inflation। तो उसे हमें क्या करना है? छोड़ना है। As far as R minus C 1 minus T is concerned, it will move in line with inflation। तो inflation बढ़ेगा तो ये भी आपको रेज होता हुआ दिखाई देगा, तो आप इसको कहते हैं moves in line with inflation। So it moves in line with inflation। So this is what the first thing, the first consideration। ये डिस्टॉर्शन क्यों आता है इन्फ्लेशन की वजह से? तो हमने कहा जो फर्स्ट कंसिडरेशन है वो डेप्रिसिएशन चार्जेस का है,
चूंकि डेप्रिसिएशन चार्जेज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आधारित होती हैं तो इस पे इन्फ्लेशन का असर दिखाई नहीं देगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, टेक्निकली हम किसी को कुछ नहीं दे रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस अमाउंट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज हम कर रहे हैं वो पहले हो चुका है। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तो वो तो पहले ही हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन नीड टू बी इग्नोर्ड। सो डीटी वोंट हैव इफेक्ट ऑन ऑफ इन्फ्लेशन। जहां तक R - C 1 - T का पार्ट है, जहां तक रेवेन्यू एंड कॉस्ट का सवाल है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट विल गेट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन बट नॉट द डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये एक कंसिडरेशन है व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अगर हम देखें इसको विद एग्जांपल, सो कि एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। टेक अप एन एग्जांपल, लेट्स से जो इनिशियल आउटले, द इनिशियल आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ₹80,000। इनिशियल आउटले कितना है? 80,000 का है। जो लाइफ है प्रोजेक्ट का दैट इज लेट्स से 4 इयर्स, 4 साल का लाइफ है प्रोजेक्ट का। देन salvage value let's say is 0, so salvage value is nil, ठीक है। एनुअल रेवेन्यू जो है इसका, एनुअल रेवेन्यूज दैट इज 60,000, एनुअल रेवेन्यू इज ₹60,000। एंड एनुअल कॉस्ट ले लो, एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, that's let's say ₹20,000, so that is your 20,000, and tax rate is equal to 50%, ठीक है। tax rate is equal to 50%. so now see this, तो ये वाला जो हमारा जो illustration होने जा रहा है, so this is an example where we are not considering the inflation, यानी कि ये वाला जो है मेरा this will give us what? real cash flow. so let's see the cash flow, let's calculate the cash flow, कि अगर रियल टर्म्स में हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो कितना किस तरह से होता है हमारा, और देन वी विल बी कंसीडरिंग अ इन्फ्लेशन रेट ऑफ 10% एंड देन विल कैलकुलेट कैश फ्लो अगेन, और फिर हम कंपेयर करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस। सो आइडिया इज वेरी सिंपल, कैश फ्लो शुड इंक्रीज, बट हाँ व्हाइल डूइंग दैट वी हैव टू एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो हाउ वी विल डूइंग दैट, है ना, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस एग्जांपल, है ना। इसमें हमें इसी बात को समझना है। तो जरा देखो इसको, अगर हम इसको देखें, सो वी हैव एन इनिशियल आउटले ऑफ 80,000, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 years, सो वी हैव ईयर 1, 2, 3 and 4, 4 साल का एक्सपेक्टेंसी है लाइफ का। लेट टेक अप द रेवेन्यू, सो हमारे पास है रेवेन्यूज, है ना। कितना है रेवेन्यू हमारे पास? ₹60,000 इन ईयर 1, ₹60,000 इन ईयर 2, ₹60,000 इन ईयर 3, ₹60,000 इन ईयर 4। यही मैंने आपको शुरू में पहले एग्जांपल में हमने इसी को उठाया था, यही 2 साल का डेटा उठाया था, 60,000 और 60,000, जिसपे आपने देखा था कि रेवेन्यू और कॉस्ट पे इन्फ्लेशन का क्या असर होता है। अब इसी एग्जांपल में हम डेप्रिसिएशन को लेके आ रहे हैं, तो अब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना दिमाग में तो आसान रहेगा आपके लिए चीजों को दिमाग में रखना। देन टॉक अबाउट द कॉस्ट्स, तो एनुअल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन is 20,000, so this is ₹20,000, तो 20,000 का कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एनुअल कॉस्ट है तो हर एक साल पे चला गया, 20,000 का कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सैल्वेज का कोई मतलब है नहीं, राइट। नाउ अगर मान लो 80,000 का हमारा इनिशियल आउटले है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 year, सो अगर हम इसमें देखें, लेट्स से वी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन के लिए, तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन विल बी 80,000 डिवाइडेड बाय 4, यस और नो। कितना साल है? 4 साल है। स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं तो 80,000 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 20,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। सो हियर आर डेप्रिसिएशन इज 20,000, depreciation is 20,000, depreciation is 20,000, depreciation is 20,000. So what is my profit after tax? Sorry, what is my profit here? Of course, before tax. So that will be what? 20,000, 20,000, 20,000 and 20,000 हो जाएगा ना? R minus C minus D, तो कितना आ गया मेरा ये 20,000. So अगर हम टैक्स लगाते हैं इस पे,
तो टैक्स कितना आ गया 10,000, 50% टैक्स है, तो 20,000 पे 50% 10,000 का हमारा क्या आ गया, टैक्स आ गया. तो दिस इज माई टैक्स, this is my tax. Now see this, if you see the net cash flow, so हमने क्या कहा, what is the formula of net cash flow, what is the formula of net cash flow. तो आपने क्या कहा था कि सर we have r minus c minus d into 1 minus t plus d, ये हमारा क्या होता है, एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है, या r minus c 1 minus t plus dt. तो इफ यू सी r minus c 1 minus t plus dt here, सो अगर हम नेट कैश फ्लो यहां देखें तो क्या हो जाएगा, ये देखो बालक, क्या कहा था हमने, r minus c 1 minus t plus dt, है ना, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा. तो व्हाट इज r minus c, देखो 60 minus 20, 1 minus t मतलब 0.5, तो ये 40 हो गया, 40 मल्टीप्लाइड टू 0.5, 20 होगा प्लस dt, डेप्रिसिएशन 20, टैक्स 50%, तो ये 10 हो गया, 20 प्लस 10 30, 30,000 हो गया. तो 30,000 इज आर नेट कैश फ्लो, फॉर्मूला लगा दो 30,000 आ जाएगा आपको. सो 30,000 इज आर नेट कैश फ्लो, आ गया ना नेट कैश फ्लो मेरा, 30,000 इज आर नेट कैश फ्लो. ये किस टर्म में है भाई, हम कहते हैं सर ये हमारा रियल टर्म्स में, ये किस टर्म्स में है, ये रियल टर्म्स में, राइट. क्या देखा हमने, रेवेन्यू कितना था 60,000 ईच ईयर, कॉस्ट हमने एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 का था, डेप्रिसिएशन हमारा 20,000 का था, प्रॉफिट जो है दैट इज ऑफ 20,000, टैक्स इज 10,000. तो हमने नेट कैश फ्लो निकाला, और हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना होता है, ऐड बैक करना होता है, दैट वी डिड, और इस तरह से हमारा क्या आ गया, नेट कैश फ्लो आ गया, r minus c 1 minus t plus dt, that is the formula we have to use. Now see this, this is a situation when we didn't consider the inflation. What if in this problem if I include the inflation, तो हमने क्या कहा, inflation rate of 10%, inflation rate of 10%, 10% का इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करने के बाद चीजें क्या होंगी और हमारा नेट कैश फ्लो क्या होगा. सो नाउ सी दिस, वी हैव द रेवेन्यू, यू हैव द कॉस्ट, यू हैव द डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, टैक्स एंड नेट कैश फ्लो. माय क्वेश्चन हियर इज कि कौन कौन सा आइटम अफेक्टेड होगा व्हेन वी इंक्लूड दिस इन्फ्लेशन. तो आप क्या बोलोगे, सर रेवेन्यू विल गेट अफेक्टेड, इट विल रेज, कॉस्ट विल गेट अफेक्टेड बट डेप्रिसिएशन वॉन्ट गेट अफेक्टेड, यस और नो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि 10% के इन्फ्लेशन रेट को अगर हम लेके आते हैं तो वी हैव ईयर 1, 2, 3 एंड 4, देन वी हैव द रेवेन्यू. तो रेवेन्यू में 10% का इंक्रीमेंट था, तो 60,000 था, याद करो कितना हो जा रहा था, ये 66,000 हो जाएगा 10% के इन्फ्लेशन के बाद, और फिर 66,000 का 10% प्लस 66,000, that goes to 72,600 in second year. 72,600 का plus 7,600, that goes to 79,860. 79,860, and final value is 87,846. So this is our revenue. अब रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, इन्फ्लेशन. सेम विल हैपन इन द केस ऑफ कॉस्ट, सो कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज. हम कहते हैं सर व्हेन रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो फिर अफेक्ट तो नहीं आना चाहिए ना ऑन नेट कैश फ्लो. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर. 20,000 का मेरा कॉस्ट था, 10% का इन्फ्लेशन हुआ, है ना, 20,000 कॉस्ट था मेरा, 10% का इन्फ्लेशन हुआ तो कितना हो गया, 22,000. सो हियर इट इज 22,000. 22,000 का 10%, 24,200. 24,200 का 10%, 20 हुआ प्लस 24,200 करो इसमें, दिस गोज टू 26,000
620, अब 26,620 का 10% प्लस 26,620, दिस गोज टू 29,282, 29,282. So this is our cost. Let's talk about the depreciation. Now depreciation स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने निकाला 20,000 का हमारा depreciation जा रहा है एवरी ईयर, एंड वी नो दैट depreciation जो है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इस पे इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा. द depreciation विल बी एज इट इज ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000. Right? So what will be the taxable profit? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखो, 22,000 प्लस 20,000, 42,000 हो गया, तो 24,000 इन ईयर 1. ईयर 2 में देखो 72,600 माइनस 24,200 माइनस 20,000, तो ये आ जाता है आपका 28,400. ईयर 3 में 79,860 माइनस 79,860 माइनस 26,620 माइनस 20,000, दिस गोज टू 33,240. और लास्ट में है आपका 87,846 माइनस 29,282 माइनस 20,000, ये आ रहा है ₹38,564. दिस इज आवर टैक्सेबल इनकम. इस पे क्या अप्लाई करने का है टैक्स, 50% का टैक्स है, तो ये तो सीधा हो गया 12,000, ये हो जाएगा 14,200, ये आ रहा है ₹16,620, और ये आ रहा है आपका 19,282. so that is our tax, right? So if you see the net cash flow, तो क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला है हमारा नेट कैश फ्लो का? हमने कहा सर सेम फॉर्मूला जो हमने यहां यूज किया था, R माइनस सी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी टी. So what is R here? What is the revenue here? 66,000. So 66,000 minus cost is 22,000. 1 minus 0.5 plus DT depreciation 20K का 50%. ठीक है, तो 66,000 22,000, यहां कितना हो गया 44,000 मल्टीप्लाई टू 0.5 22,000 हो गया, 22,000 प्लस 10,000, दिस गोज टू 32,000. आ गया नेट कैश फ्लो कितना 32,000. लाइकवाइज अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो जाएगा 72,600 माइनस 24,200 मल्टीप्लाइड टू 50%, ये आ गया 24,200 प्लस 10,000, इस गो टू 34,200. थर्ड में चलो 79,860 माइनस 79,860 माइनस 26,620 multiplied to 50% plus 10,000, 36,620, 87,846 minus 29,282, ये आ गया 58,564 का 50% कर दो, 50% एंड प्लस 10,000 कर दो, कितना गया 39,282. सो दिस इज आवर नेट कैश फ्लो. दिस इज आवर नेट कैश फ्लो.
ठीक है, so now see this, correct? So this is our net cash flow after considering the inflation rate, right? 10% का inflation rate consider किया तो ये हमारा net cash flow. Now see this, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि we have excluded the depreciation, है ना? depreciation पे we didn't show the effect. और हमने कहा था ये डिस्टॉर्शन जो आता है, डिस्टॉर्शन आने का पहला रीजन यही है कि डेप्रिसिएशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. टैक्स बेनिफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन चार्जेस वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन. सो व्हाट इफ वी डिफ्लेट इट बाय 10%? इन्फ्लेशन हमने कितना कंसिडर किया था? 10% का. तो जो एक्चुअल नेट कैश फ्लो है, जो एक्चुअल नेट कैश फ्लो है वो हमारा क्या होगा अगर हम डिफ्लेशन करते हैं 10% का ना ऑन दिस नेट कैश फ्लो, राइट? तो यू विल फाइंड दैट कि that is even lower than the actual cash flow. देखो जरा. Now if you see the actual net cash flow after deflating it, inflate किया ना 10% से, deflating it for inflation rate 10%, right? So this is our inflated cash flow, और हम इसको क्या करने की बात कर रहे हैं? डिफ्लेट करने की बात कर रहे हैं. तो हाउ टू डू दैट? दैट्स वेरी सिंपल. सो व्हाट इज आवर नेट कैश फ्लो एंड द एक्चुअल नेट कैश फ्लो हमें देखना है. सो इन दिस केस एक्चुअल नेट कैश फ्लो आफ्टर डिफ्लेटिंग. अब डिफ्लेटिंग अगर हम करते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना था हमारा? 32,000. फर्स्ट ईयर में कितना था? 32,000. एंड व्हाट इज आवर रेट? तो आप कहते हो जो आपका इन्फ्लेशन रेट है दैट इज ऑफ 10%. तो अदरवाइज वी डू द मल्टीप्लीकेशन. नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n. So real cash flow is equal to nominal cash flow divided by 1 plus inflation rate to the power n होगा. यानी कि 32,000 divided by 1.10, 1 plus inflation rate 10% का है तो 1.10. Likewise 34,200 divided by 1.10 square, 36,620 divided by 1.10 cube. ऐसे डिफ्लेट करेंगे हम. और 39,282 डिवाइडेड बाय 1.10 टू द पावर 4, राइट? अब इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये देखो हमें कितना दे रहा है. 32,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 32,000 डिवाइडेड बाय 1.10, दिस गिव्स अस 29,0909. ये हो गया 29,091, 29,091. यार हमारा 28,264.46. तो हमने इसको क्या ले लिया? 28 सेकंड का 28,264.46 है तो 264 पे रहने देते हैं. लाइकवाइज 1.10 इंटू इक्वल टू मल्टीप्लाइड 36,620.331. This gives us 27,513 rupees, 27,513.14 है तो 14 को इग्नोर करो, आगे बढ़ो. 1.10 इंटू इक्वल टू 1.464 तो 39,282 डिवाइडेड बाय 1.4641. दिस गिव्स अस 26,830. 0.1 है तो 26,830 ले लेते हैं. 26,830. So this is our deflated actual cash flow. This is our deflated actual cash flow. This is our deflated actual cash flow, right? अच्छा, ये पावर वाला तो मैंने आपको बताया था, इंटू इक्वल टू करते हैं. जैसे अगर 2 बार करना है तो एक बार आपने इंटू इक्वल टू करना है, 3 बार करना है तो 2 बार इंटू इक्वल टू करना है,
राइट और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर का निकाल सकते हैं. दिक्कत होगी तो बताना. आई होप यू आर नोइंग इट, राइट. सो इन दिस वे वी हैव सीन. सो नाउ टेल मी वन थिंग. सो आप क्या देखते हो कि जो मेरा एक्चुअल नेट कैश फ्लो है, दैट इज 29, 28, 264, 27, 530 एंड 26, 830, है ना. वो क्या है, दैट इज लोअर. है ना, दैट इज लोअर. लोअर टू व्हाट, लोअर टू द कैश फ्लो व्हेन देयर इज नो इन्फ्लेशन. 30,000 का हमारा कैश फ्लो था, राइट. 30,000 का हमारा कैश फ्लो था. इन्फ्लेशन की वजह से वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ कैश फ्लो 32,000, 34,200. बट वंस वी डिफ्लैट इट, तो व्हाट वी सी कि जो मेरा कैश फ्लो था व्हेन द इन्फ्लेशन वाज नॉट देयर, उससे कम हो जाता है हमारा एक्चुअल नेट कैश फ्लो, यू नो, व्हेन इन्फ्लेशन इज देयर. सो आप क्या कह सकते हो कंक्लूजन में, कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल नेट कैश फ्लो, एक्चुअल नेट कैश फ्लो are less than the net cash flow when there is no inflation, when there is no inflation, right. So this is what we have to keep in mind about the depreciation. डिस्टॉर्शन क्यों आया, तो हमने कहा कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, पैरिटी में बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के, बट नॉट द डिप्रिसिएशन. एंड आफ्टर इन्फ्लेशन व्हेन वी डिफ्लेटेड, वी हैव सीन जो एक्चुअल कैश फ्लो है मेरा आफ्टर डिफ्लेटिंग फॉर इन्फ्लेशन, दैट इज लेस दैन द नेट कैश फ्लो जो हमारा तब होता था जब इन्फ्लेशन नहीं था, right. So depreciation charges are based on historical cost, hence the tax benefit from depreciation charges won't be affected by the inflation. तो tax benefit inflation से affect नहीं होता है, और इसका आपने देखा in this first point, right. आ जाओ second reason पे. हमने कहा there are certain considerations. Now come to the second consideration. What is the second consideration? तो जाहिर सी बात है, now think about the investors. What investor would be thinking? Because what happened, जो cost of capital है, cost of capital include करता है जो expected, you know, it will be considered, it will be having some premium for inflation. तो इसको पहले नोट कर लो. सो हम क्या कहते हैं, costs of capital considered for investment contain a premium for anticipated inflation, so इन्वेस्टर क्या चाहिए होगा, बताओ अब हम. इन्वेस्टर रिक्वायर्स nominal return is equal to real return plus inflation, है ना. तो this what the investor would be wanting. Nominal return is equal to, मतलब आप क्या कर रहे हो, you are factoring in the inflation rate what you have learned earlier, जो आप पहले सीख चुके हो. शुरू में मैंने आपको बताया था how to see this. So investor would be expecting to the factoring in of the inflation, और वो क्या बोलेगा कि जो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें हमें क्या, किस चीज को ऐड करना है, इन्फ्लेशन को ऐड कर देना होगा. दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स. दे विल बी एक्सपेक्टिंग दिस वन. व्हाई सो, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट कंटेन अ प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन, एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन. सो एक चीज को याद रखना है हमें, नोट वन कर लो या नोट कर लो सीधा सीधा. इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंटेन a premium for anticipated inflation, premium for anticipated inflation, the inflation factor has to be
हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। तो फिर आपको इन्फ्लेशन को प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होना होगा। इफ देर इज नो इन्फ्लेशन, if there is no inflation, the cash flow is discounted, it is discounted at a required rate of return in real terms, जो मैंने आपको पहले बताया था, नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल डिस्काउंटेड रेट, रियल कैश फ्लो, रियल डिस्काउंटिंग रेट, राइट। सो ये कंसिडरेशंस है बेसिकली जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है। पहला कंसिडरेशन योर डेप्रिसिएशन, सेकंड कंसिडरेशन योर दैट व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर। अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन में क्या सीखा था हमने। फॉर रियल कैश फ्लो देयर शुड बी रियल डिस्काउंटिंग रेट, फॉर नॉमिनल कैश फ्लो देयर शुड बी नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, है ना। यही बेसिक आइडिया है इन्फ्लेशन के बारे में। लेट्स सी सम इलस्ट्रेशंस, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टडी मैट इलस्ट्रेशन 1 उठाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी आपके लिए। See some question, illustration 1. Illustration 1. What it says, illustration 1 जो है आपका, ये क्या कहता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now this question says that determine the NPV of the project for the following information. So find out NPV. Question कह रहा है find out NPV, ठीक है। You can refer your book for the question as well. Now that is question is included. देखो क्या कह रहा है, डिटरमिन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनिशियल आउटले जो है आपका, इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज 40,000। 40,000 का इनिशियल आउटले है। एनुअल रेवेन्यू विदाउट इन्फ्लेशन इज ₹30,000, मतलब ये रियल टर्म्स में है। उसके बाद है एनुअल कॉस्ट excluding annual cost excluding depreciation without inflation, without inflation। तो ये भी without inflation है, ये भी without inflation है, without inflation। so inflation is not considered, that is ₹10,000। ये आ गया मेरा 10,000। then it says the life of the project is 4 years, salvage value is nil, tax rate is 50%, and then there is the inflation rate. So inflation is given, cost of capital including inflation premium of 10%, cost of capital including inflation premium, कितने का प्रीमियम है, 10% का, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो रहा है 12%, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एनपीवी। नाउ सी दिस, क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो वी आर गिवन विद द इनिशियल आउटले, वी आर गिवन विद द एनुअल रेवेन्यू, द एनुअल कॉस्ट, देन वी हैव द लाइफ, वी हैव द टैक्स रेट एंड वी हैव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम, दैट इज 10%, 12%। सो जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो डिस्काउंटिंग है, वो डिस्काउंटिंग तो मेरा नॉमिनल है। वाई सो, वी से दैट इट इज 12% इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि दिस इज माई नॉमिनल, दिस इज नॉट रियल। बट यू नो, using this data, the cash flow what we will be calculating will be the real, ये तो रियल रहेगा, because here inflation is not adjusted। so अगर हम सॉल्यूशन देखें और हम कैलकुलेट करें एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो क्या होगा देखो, R माइनस सी 1 माइनस टी प्लस डी टी, ये हमारा कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है। सो व्हाट इज रेवेन्यू हियर, so annual revenue is 30,000, so it's 30,000 minus cost, annual cost is 10,000, 10,000 into 1 minus 0.50 plus dt। तो चार साल है, 40,000 का इनिशियल आउटले है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 10,000 का मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, मल्टीप्लाइड टू 50% हमारा टैक्स रेट है। सो हियर हमने क्या कहा, डेप्रिसिएशन is equal to 40,000 divided by 4 is equal to 10,000, correct। now see this, अगर हम इसको सॉल्व करें
So we will get our after tax cash flow. So 30,000 minus 10,000, 20,000, 20,000 का 20,000 का 50%, 10,000 plus 5,000. So is equal to 15,000. So what is the cash flow here? आप कहते हैं annual after tax cash flow is your 15,000. ये तो आ गया मेरा 15,000. Annual tax, annual after tax cash flow हमारे पास क्या आ गया? 15,000 आ गया. अब सवाल आता है कि क्या इस कैश फ्लो को मैं 12% से डिस्काउंट करूं? हमने कहा सर एक प्रॉब्लम है यहां. प्रॉब्लम यह है कि इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट द एनुअल रेवेन्यू इज विदाउट इन्फ्लेशन एंड द एनुअल कॉस्ट इज आल्सो विदाउट इन्फ्लेशन. As far as depreciation is concerned, that is least of our concern because we know that depreciation does not get affected by the inflation. उसको तो मेरे को टेंशन ही नहीं लेना. वो तो हमने SLM लगाया और हमने तो 10,000 का हमारा क्या बन रहा है, डेप्रिसिएशन बन रहा है, वो हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करने में हमारा हेल्प कर दिया. दैट्स इट. सो इट इज विदाउट इन्फ्लेशन, बट as far as the discounting rate given here is concerned, that is 12%, but that is nominal discounting rate, that is not real discounting rate. मतलब this 12% is with inflation. So we cannot discount this cash flow with this rate. नहीं कर सकते. We have two options. या तो इसको हम रियल को नॉमिनल में बदलें या इस नॉमिनल को रियल में बदलें. अब यही काम कर सकते हैं. दो ही तरीका हो सकता है क्योंकि हमने क्या कहा था, द कैश फ्लो इज रियल, द डिस्काउंटिंग रेट नीड टू बी रियल. If the cash flow is nominal, discounting rate need to be nominal. That we know, that is a rule, that's what we have to follow. So हम क्या कहते हैं कि here we have two alternatives. कितने alternatives बन जा रहे हैं हमारे पास? दो alternatives हमारे पास बन जा रहे हैं. We have two alternatives और ध्यान से समझ लो इसको. पहला alternative क्या है? तो हमने क्या कहा कि convert cash flow in real terms into nominal terms, into nominal cash flow. एक तो हमारे पास ये तरीका हो सकता है. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? कन्वर्ट नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इनटू रियल डिस्काउंटिंग रेट. दो ही तरीका हो सकता है क्योंकि दोनों का कंसिस्टेंट होना जरूरी है. अगर हमने रियल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट किया, इट मींस दैट इज इनकंसिस्टेंट एंड वाइस वर्सा. तो ये कंडीशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं और कन्वर्जन भी हम पहले ही सीख चुके हैं. वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कन्वर्ट होता कैसे. तो अब हमें क्या करना है, दोनों ऑल्टरनेटिव से हमें एक बार देख लेना है और यही इलस्ट्रेशन आपके स्टडी मैट में उन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला है और हमें करना भी चाहिए. वी शुड फॉलो आवर स्टडी मैट होल हार्टेडली. तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन पे. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कन्वर्ट कैश फ्लो इन रियल टर्म्स इनटू नॉमिनल कैश फ्लो. हमें क्या करना है पहले ऑप्शन में? रियल कैश फ्लो टू नॉमिनल कैश फ्लो. नॉमिनल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो टू नॉमिनल कैश फ्लो. सो जरा देखो अब हियर रियल कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो. हाउ कैन वी डू दैट? तो हमने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, कैसे कर सकते हैं? तो देखो हमारे पास कितने ईयर्स हैं? 4 साल हैं और कैश फ्लो कितने का आ रहा है? 15 का आ रहा है. तो हमने कहा 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल है. 15,000 का हमारा रियल कैश फ्लो है, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. 15,000 का एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है हमारा. तो हमने ले लिया 15,000. व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट? 10%, है ना. इन्फ्लेशन रेट इज 10%. तो व्हाट विल बी द नॉमिनल कैश फ्लो? याद आया? 15,000 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, दैट इज 0.10. करेक्ट. पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. इज इक्वल टू, सेकंड में आ जाओ. 15,000, अच्छा सिंगल रेट है. अगर हर एक साल का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट होता तो कैलकुलेशन अलग तरह से होता. आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, सिंगल रेट है ना. तो हमने कहा 15,000 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू. फिर हमने कहा 15,000 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, एंड 15,000 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू. दिस विल गिव अस व्हाट? नॉमिनल कैश फ्लो. यस और नो? तो पहला हमारा 15,000 मल्टीप्लाइड टू 1.10, यही आएगा ना. तो ये आ जाता है 16,500. दूसरा देखो 1.10 इंटू इक्वल टू 1.21 आया. 1.21 मल्टीप्लाई टू 15,000, सो दिस गिव्स अस 18,150. फिर आया 1.10 इंटू इक्वल टू 1.331 मल्टीप्लाई टू 15,000, दिस गिव्स अस व्हाट? 19,965.
फिर आया 1.10 इंटू इक्वल टू, है ना, ये कितना आ गया मेरा 1.4641 मल्टीप्लाइड टू 15,000, दिस गिव्स अस 21,961.5 है, ठीक है, इग्नोर करो। सो दिस इज अस, दिस इज द कैश फ्लो विद अस, राइट। तो 0.5/2 करना चाहो तो 2 कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉमिनल कैश फ्लो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉमिनल कैश फ्लो हो गया। नाउ वी कैन डिस्काउंट इट विद 12%, यस और नो, यस ना, बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट गिवन इन क्वेश्चन इज इन व्हाट, नॉमिनल टर्म्स, क्योंकि इसमें ये इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन प्रीमियम 10% इंक्लूडेड है, तो 12% का नॉमिनल डिस्काउंट रेट है। तो अगर हमने कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दिया तो दैट कैश फ्लो कैन बी डिस्काउंटेड विद नॉमिनल डिस्काउंट रेट। तो अपन क्या कहते हैं, नाउ वी कैन discount this cash flow, discount these cash flows using nominal discounting rate of 12%, nominal discounting rate of 12% that is given in question. So what is NPV? NPV is equal to, बताओ, 4 साल हैं आपके पास, राइट, और 4 साल का फ्लो आपके पास है। So you have NPV is equal to 16,500, लाओ प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस 0.12, 12% से कर रहे हो डिस्काउंटिंग, टू द पावर 1 प्लस 18,150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 स्क्वायर प्लस 19,965 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 पावर क्यू प्लस 21,962 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 द पावर 4, आ गया प्रेजेंट वैल्यू, माइनस इन्वेस्टमेंट। क्या था इनिशियल आउटले 40,000, इनिशियल आउटले क्या था मेरा 40,000 का इनिशियल आउटले था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। इसको हम क्या करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आप जानते हो ना, ये 40,000 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मिलके हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये क्या है मेरा, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट व्हाट द एनपीवी इज ऑल अबाउट, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, वी नो दैट। सो दिस गिव्स अस द पीवीसीआई, इसमें से माइनस करेंगे पीवीसीओ को, वी विल गेट आवर एनपीवी, राइट। सो अब नाउ सी दिस 16,500 डिवाइडेड बाय 1.12, 16,500 divided by 1.12, this gives us 14732.1 plus 1.12 into equal to, ये आ रहा है 1.2544, तो अपन काम करते हैं 18,150 डिवाइडेड बाय 1.2544, दिस गिव्स अस 14469.0, ये आ गया 14469 प्लस, अब आ रहा है 1.12 इंटू इक्वल टू ये आ रहा है 1.404928, तो 19,965 डिवाइडेड बाय 1.404, इतना लेके चल लेते हैं, तो 14,220 प्लस, अब आ रहा है 1.12 इंटू इक्वल टू आ रहा है 1.5735, तो 21,962 डिवाइडेड बाय 1.5735 था ना, तो 13,957.4, ठीक है, माइनस 40,000। सो देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, 14,732 प्लस 14,469 प्लस 14,220 प्लस 13,957 प्लस माइनस 40,000, दिस गिव्स अस 17,378, 17,378 approx, that is our NPV। ये हमारा क्या आ गया, NPV आ गया। तो रियल कैश फ्लो, रियल डिस्काउंटिंग रेट, नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। So we can encounter only two situations, either we have to convert the cash flow into a cash flow from real to nominal, or we have to convert discounting rate। तो अब हम अगर डिस्काउंटिंग रेट को, क्योंकि हमने कहा कि दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, पहला तरीका ये था कि हम कैश फ्लो को कन्वर्ट कर देते, तो पहले तरीके में हमने क्या किया, कैश फ्लो को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नॉमिनल कैश फ्लो में, और फिर नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट को अप्लाई कर दिया, वी आर गुड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट को रियल डिस्काउंटिंग रेट में कन्वर्ट कर दें और 15,000 के कैश फ्लो को हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर दें। सो वी कैन डू दैट। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड ऑल्टरनेटिव, सेकंड ऑल्टरनेटिव नंबरिंग कैसे करी थी हमने, ए बी या 1 2 बी किया था,
बी। बी में हमने क्या कहा, कन्वर्ट नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट टू रियल डिस्काउंटिंग रेट। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला, बता सकते हो क्या था फॉर्मूला? तो हमने क्या कहा था सर, देखो ऐसा होता है कि नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल डिस्काउंटिंग रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। यही था ना? तो हमें करना क्या है, हमें रियल चाहिए, नॉमिनल नहीं चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि यहां से हम रियल डिस्काउंटिंग रेट देख सकते हैं। सो रियल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। दैट वाज द आइडिया। सो नाउ टेल मी, व्हाट इज योर रियल डिस्काउंटिंग रेट? यू हैव टू फाइंड आउट। You have your nominal discounting rate 1 plus 0.12, 12% था, divided by, you have your inflation rate 1 plus 0.10, you have the inflation rate 10% का inflation rate क्वेश्चन में गिवन है, 1 plus 0.10 minus 1। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया, 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपका 0.018, राइट, 0.018। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 1.8%। हो गया ना, 1.8%। सो दिस इज माय रियल डिस्काउंटिंग रेट। सो वंस वी हैव फाउंड द रियल डिस्काउंटिंग रेट, नाउ वी कैन डिस्काउंट आवर रियल कैश फ्लो यूजिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट। कर सकते हैं ना? हम क्या कर सकते हैं, अब अपने रियल कैश फ्लो को रियल डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसी डिस्काउंटिंग पे अगर हम क्या करें, एनपीवी कैलकुलेट कर ले तो कैसे होगा बताओ। एनपीवी इज इक्वल टू, अच्छा कैश फ्लो तो सेम है, 15,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, तो 0.018 हो जाएगा, पावर 1 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.018 टू द square plus 15,000 divided by 1 plus 0.018 cube plus 15,000 divided by 1 plus 0.018 power 4 minus 40,000। ये होगा ना, पीवीसीआई माइनस पीवीसी। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1.018, तो ये आ रहा है आपका 14734.7, तो 735 ले लो प्लस 1.018 इंटू इक्वल टू, ये आ रहा है 1.036, 15,000 divided by 1.036, this gives you 1447.8.7, तो 9 ले लो प्लस 1.018 into equal to 1.073, 15,000, 1.073, that goes to 13979, 0.081, 1.081 into equal to 1.263, so 15,000 divided by 1.263, तो 14,210 approximately, and 13,956 minus 40,000, 14,735 plus 479 plus 14,210 plus 13,956
-40, तो 17,380 इज योर 17,380 इज योर एनपीवी अप्रॉक्स है। तो ये क्या हो गया आपका एनपीवी अप्रॉक्स। ठीक है, सो नाउ सी दिस, हमने क्या कहा, हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम रियल कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो में बदले, दूसरा ऑप्शन था कि हम नॉमिनल डिस्काउंट रेट को रियल डिस्काउंट रेट में चेंज कर दें, दैट्स इट, राइट। सो दिस वाज योर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग। उसमें हमारा पहला इन्फ्लेशन था, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स दूंगा अगली क्लास में, जो सफिशियंट होगा अगर क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन को आप इंटरेस्टेड हो एग्जाम में टैकल करने के लिए। हमारा काम है 100% कवर करना, लेट्स सी क्या आता है एग्जाम में। बट इन्फ्लेशन वाला जो क्वेश्चन है बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल होता है। मैं पहले ही आपको कह दूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाओगे इसमें इन्फ्लेशन है और मुझे उसको किस तरह से ट्रीट करना है। मैं समराइज करूँ आज के लेक्चर को, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, नॉमिनल एंड रियल का डिफरेंस। हम जानते हैं जो रियल होता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, नॉमिनल का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। हमने समझा इस बात को कि हाउ टू कन्वर्ट रियल डिस्काउंट रेट इनटू नॉमिनल एंड नॉमिनल इनटू रियल, लाइकवाइज रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल एंड नॉमिनल कैश फ्लो इनटू रियल। ये हमने कन्वर्जन समझा। हमने ये समझा कि इन्फ्लेशन रेट हमारा दो तरह से हो सकता है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो में इन्फ्लेशन रेट मेरा कांस्टेंट हो और दूसरे सिनेरियो में इन्फ्लेशन रेट मेरा चेंज हो, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, जो मैं आपको अगली क्लास में कवर कराऊंगा, कि क्या हो अगर रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों का इन्फ्लेशन अलग, क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा करा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे। इन्फ्लेशन का फंडामेंटल हमने समझा, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हमने कहा था परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो वैल्यू है मनी का आज 100 रुपये का, वो आज से 1 साल के बाद 100 रुपये का वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगा। तो ऑल अबाउट योर इन्फ्लेशन। अगले क्लास में मैं आपको डिफरेंट इन्फ्लेशन का रेवेन्यू एंड कॉस्ट पे समझाऊंगा और डिफरेंट रेट पे हम बात कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, राइट। और अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। जो इलस्ट्रेशन मैंने किया है उस इलस्ट्रेशन को निश्चित रूप से एक बार खुद से करना, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक बार जरूर रिपीट कर देना। ज़्यादा आपको होमवर्क तो देता नहीं, मैं आगे भी कोई होमवर्क नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व होंगे, बट उसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी, राइट। मैं अवेलेबल हूँ राउंड द क्लॉक। आपको कोई भी डाउट हो तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।